हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो आज हम प्रतिशत के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने महत्वपूर्ण सवालों को लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, घनश्याम की आय प्रति सप्ताह रुपए 1200 है। तो करों की कटौती के बाद उसे प्रति सप्ताह आय का 78% प्राप्त होता है। तो यह राशि कितनी है? तो यहाँ पर घनश्याम की आय प्रति सप्ताह कितनी है? 1200 रुपए। तो जो प्रति सप्ताह उसकी आय है, यह हम कितनी मान लेंगे? हम मान लेंगे 100%, क्योंकि यह उसकी प्रति सप्ताह की कुल आय है। तो उसकी कुल आय प्रति सप्ताह कितनी है? 1200। तो 100 की वैल्यू तो यहाँ पर 1200 हमें प्राप्त हो चुकी है। हमसे क्या पूछा गया कि करों की कटौती के बाद उसे प्रति सप्ताह आय का 78% प्राप्त होता है। तो यह राशि कितनी है? तो हम यहाँ 78% राशि को बताना है। तो हम इस 78% की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 78 गुणा 1200 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं। तो ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, और जब हम 78 में 12 का गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? 936। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 78% जो राशि है वह 936 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 85% खर्च करने के बाद 3600 रुपए प्रति माह की बचत करता है। तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कितना प्रतिशत खर्च कर देता है? 85% खर्च कर देता है। और हमेशा कुल आय कितनी होती है? तो कुल आय होती है हमेशा 100%। तो 100 में से यदि 85% खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बच गया दोस्तों? उसके पास बच गया 15%। और उसकी बचत हमें इस सवाल में कितनी दी है? तो 3600 रुपये उसकी प्रति माह की बचत दी है। तो यह 15% की वैल्यू हो जाएगी। तो 15 की वैल्यू यदि 3600 है तो हमें कुल आय उसकी बताना है। तो कुल आय हमेशा प्रतिशत में कितनी होती है? तो कुल आय प्रतिशत में होती है 100% की। तो 100 गुणा 3600 डिवाइड बाय 15। अब इसे काट लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 20 पंचे 100। अब इसे और काट लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 12 तिया 36। तो जब हम 20 का गुणा 1200 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 24,000। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसकी कुल आय कितनी थी? उसकी कुल आय 24,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुल परीक्षार्थियों के 65% जो हैं वह उत्तीर्ण होते हैं, तथा अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी कितने हैं? तो 420 है। तो यहाँ पर हमें कुल परीक्षार्थियों की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर कुल परीक्षार्थी हमेशा परसेंट में कितने होंगे? तो कुल परीक्षार्थी हमेशा परसेंट में 100% होंगे। तो यदि 100 में से 65% उत्तीर्ण होते हैं, तो यदि 100 में से 65% उत्तीर्ण होते हैं तो बचे कितने? बचे यहाँ पर 35% जो अनुत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या तो हमें दी है 420। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को लिख लेते हैं कि 35% की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 420 है, क्योंकि 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए थे तो उनकी संख्या कितनी है? 420। और हमें यहाँ पर कुल परीक्षार्थी बताना है। तो कुल परीक्षार्थी हमेशा कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 100 गुणा 420 डिवाइड बाय 35। अब इसे काट लेते हैं। तो 7 पाना 35 और 20 पंचे 100। अब इसे और काट लेंगे। 7 एकम 7 और 7 छिंग 42। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? 20 गुणा 60। तो जब हम 20 का गुणा 60 में करेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200। तो यहाँ पर कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी निकल जाएगी? कुल परीक्षार्थियों की संख्या हो जाएगी टोटल 1200। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% हिस्सा रोजमर्रा की चीजों पर तथा बचे हुए 12% घर के किराए पर खर्च कर देता है। तो इसके बाद उसके पास 11,560 रुपए बचते हैं। तो उसकी आमदनी कितनी है? तो यहाँ पर एक व्यक्ति को 100% उसकी आमदनी है। तो 100 में से यदि वह 20% हिस्सा रोजमर्रा पर तथा बचे हुए 12% घर के किराए पर खर्च कर देता है। तो जब हम 20 और 12 को प्लस करेंगे तो यह कितना हो जाएगा दोस्तों? 32%। तो 100 में से हम 32% को जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा 68%। यह उसकी कुल बचत है। चूंकि वह 32% कहाँ खर्च कर दे रहा है?
किराए पर तथा रोजमर्रा की चीजों पर। तो उसके पास कुल बचत कितनी बच रही है? 68% की। तो इस 68% की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है? 11,560। तो 68% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 11,560। और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है? उसकी आमदनी। तो उसकी कुल आमदनी हमें निकालना है। तो कुल आमदनी कितनी हो जाएगी? 100%। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 100 गुणा 11,560 डिवाइड बाय 68। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो जब 68 से 11,560 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 170 बार में। अब हमें क्या करना है कि 170 का गुणा 100 में कर लेना है। तो यह टोटल कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 17,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 17,000। तो यही 17,000 हमारा आंसर हो जाएगा। उसकी कुल आमदनी कितनी हो जाएगी? 17,000 रुपए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो यहाँ पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्राप्तांक का प्रतिशत कितना था? 42%। अर्थात एक परीक्षा में उसकी जो पासिंग मार्क्स थे वह कितने थे? 42%। और यहाँ पर अधिकतम अंक कितने थे? 450। यह जो अधिकतम अंक दिए हैं यह पूर्णांक है। अर्थात पूर्णांक कितना हमेशा होता है? तो पूर्णांक हमेशा होता है 100%। तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू तो मिल चुकी है। तो वह 100% की वैल्यू कितनी है? 450। चूंकि अधिकतम अंक कितने हैं? 450। और हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो यहाँ पर प्रतिशत में वह अंक तो हमें दिए हुए हैं। कितने दिए हैं? 42%। तो इस 42% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 42 गुणा 450 डिवाइड बाय 100। अब इसे काट लेते हैं। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 5 से जब हम 10 को काटेंगे तो ये कितनी बार में कट आएगा? 5 दूनी 10 और 5 नाम 45। अब इसे और काट लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 21 दूनी 42। हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? हमारे पास बच गया 21 गुणा 9। तो जब हम 21 में 9 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया दोस्तों? 189। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोटल अंक कितने लगेंगे? उसे 189 अंक, जो 42% की वैल्यू हो जाएगी।